धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 7 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है जी, अगर आप लोग YouTube देख रहे हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हो तो हमें फॉलो या लाइक कर सकते हो। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर, जैसा कल मैंने बुलेटिन में आपसे कहा था कि हम लोग नजर बनाए रखेंगे लखनऊ की सीबीआई अदालत में चल रहे बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले पर। वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी होनी है, फैसला आ जाना है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन चल रहा है। तो वहां आजकल लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह समेत 32 जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गवाही चल रही है। तो आज चौथा दिन है, चौथे दिन चौथे शख्स की गवाही वहां पे हुई। वो कहने लगा साहब मस्जिद ढाने में मेरा कोई हाथ ना जी, ना किसी के पास कोई सबूत है। वहां तो 4 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे थे, कैसे प्रूफ करोगे कि मैंने भी तोड़ी? मेरी कोई वैसे भूमिका नहीं है। ढांचा लिख रहा है अखबार उसको। अखबार का एक स्टाइल आज आपको बताऊं, एक ज़माना था वो लिखता था बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद वो कहने लगा विवादित ढांचे को ढा दिया गया, उसके बाद वो कहने लगा राम जन्मभूमि विवाद है, उसके बाद वो सीधा आ गया राम मंदिर पर। आजकल आप एक अखबार में लाइन देखेंगे, भव्य दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तो ये भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं, दिमाग में ऐसे ही ठूसते हैं। पहले एक चीज़ को लेके चलते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को ऐसे करके बदलते हैं। जैसे अभी आप देखिए, नरेंद्र मोदी विकास पुरुष बनकर आए थे, इस देश को विश्व गुरु बनाने आए थे और कह रहे हैं अब आत्मनिर्भर बनाएंगे। और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकार उसी चीज़ को पेश कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा, भैया क्या है ये, क्या देश हाथ में दिया था? ट्रेनें भटक के कहीं और चली जा रही है, देश भटक के कहीं और चला गया, और अब कह रहे हो आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर तो पहले से ही है, किसके घर में दाल आटा भिजवा रहे थे आप लोग। खैर, तो बाबरी मस्जिद वाले मामले में चौथे दिन आज जब सुनवाई हुई तो उसमें चौथे दिन चौथे गवाह का बयान दर्ज किया गया जो आरोपी है, और उसने कहा है कि मेरी मस्जिद तोड़ने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, किसी के पास कोई ऐसा प्रमाण सबूत नहीं है कि कोई यह साबित कर सके कि मेरी भूमिका है। ये मीडिया के बारे में बोल रहा है। 2 दिन से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले के जो 2 आरोपी थे, विजय बहादुर सिंह और दूसरे का नाम गांधी यादव, तब तक तो मीडिया इस मामले में खामोश रहा। अब मीडिया सबसे बयान ले रहा है। अंदर तो वो जो बोलता है वहाँ जज साहब उससे 1000 सवाल पूछते हैं अपने सरकारी वकील के जरिए, पूरा दिन एक में एक गुजर जाता है। लेकिन मीडिया अलग से भाई साहब ट्रायल इस पूरे मामले का शुरू कर चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इस पे नज़र बनाए रखिए, फैसला जो भी होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन आपको इसके ट्रायल पे नज़र बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि उस दिन मौके पर 4 लाख कार सेवक थे जी। कैसे प्रूफ करोगे कि मैं अभी वहाँ मस्जिद तोड़ने में शामिल था? ये कहना है। चौथे दिन पहुँचे आरोपी रामजी गुप्ता का ये कहना है। बता दें इससे पहले प्रकाश वर्मा तीसरे आरोपी के तौर पर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं, गांधी यादव दूसरे आरोपी के तौर पर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं, और विजय बहादुर सिंह पहले आरोपी के तौर पर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। और ये लगातार रोज़ाना सिलसिला चलेगा। हम लोग भी नज़र बनाए रखेंगे और आपके सामने लाने की कोशिशें करते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को उसके पति से तलाक दिलवा दिया। साहब बहुत बड़ी खबर है। विशेषाधिकार का प्रयोग किया है इसलिए बड़ी खबर है। आपको बता दें एक आर्टिकल 142 है जिसको हिंदी में कह सकते हैं अनुच्छेद 142। ये सुप्रीम कोर्ट को सुपर पावर देता है, विशेषाधिकार देता है, और इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन उनको दे दी जिन पर तोड़ने का आरोप था। अपने मुकदमे में माना कि भाई मान रहे हैं यहाँ मस्जिद खड़ी थी, मान रहे हैं यहाँ मुकदमे में हम कि मस्जिद तोड़ी गई थी, लेकिन भाई ज़मीन तो ना देंगे, हमारे पास तो सुपर पावर है, वीटो पावर है, हम तो इसे दे देंगे। वह ज़मीन उसे दे दी। इब्जा इस पूरे मामले में फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उसी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। वो क्यों कर किया वो थोड़ा सा आप समझ लो। एक महिला है, उसके खिलाफ एक मामला दायर किया गया जो है तलाक लेने का बेंगलोर में। वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक सिंगल बेंच बनाई गई है जो मुकदमों को इस राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकती है। वहाँ पहुंची और उसने कहा साहब ऐसा है, मैं चाहती हूँ इस मुकदमे का ट्रांसफ़र आप कर दो चेन्नई, वहाँ पे मुकदमा सही से चलता रहेगा, यहाँ मैं इसको अटेंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा पति जो है बहुत ही बेवफा किस्म का आदमी है, बहुत सारी महिलाओं से उसके संबंध हैं। मेरी जो सास है वो खुद को देवी बताती है, तंत्र मंत्र करती है, जादू करती है, तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ, इस मुकदमे को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि भैया तुम्हारा तलाक ही करा देते हैं। इसका तलाक करा दिया गया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय
को ये श्रेय जाता है, ये क्रेडिट जाता है और उन्होंने सिंगल बेंच यानी कि अकेले जज ने ये कारनामा कर दिया। और इस महिला को उसके नालायक पति से, जिस पे आरोप लग रहा है कि बेवफा है, बहुत सारी महिलाओं से संबंध रखता है, सास से, जिस पे आरोप लग रहा है कि वो देवी है, तंत्र मंत्र करती है, जादू टोना करती है, उससे निजात दिलवा दी है। तो गजब की खबर है ना कि एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुपर पावर यानी कि वीटो का इस्तेमाल किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसको आपको नोट करके रखना चाहिए और ये एक नज़ीर के तौर पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्सुअली हरेसमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए मामलों के जो आरोपी हैं उनको जमानत देने से पहले पीड़ित को बताना पड़ेगा न्यायालयों को, कोर्ट्स को। ये बहुत बड़ी अपने आप में टिप्पणी है और बहुत बड़ा फैसला ये है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत यानी कि जिला अदालत द्वारा बलात्कार के एक आरोप में, वो भी नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोपी था, दी गई जमानत को रद्द कर दिया आरोपी की, क्योंकि उसकी मां जमानत को रद्द कराने के लिए यहां पहुंची थी। पीड़ित की मां ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और निचली अदालत ने इसको जमानत दे दी गई। ये जमानत दे जाना इसको ठीक नहीं है, तो हाईकोर्ट ने माना कि हाँ ठीक नहीं है और उसकी जमानत को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, वो फिर से जेल में जाएगा। साथ ही जो कोर्ट ने कहा है कि अब से सभी जिला अदालतें अनिवार्य रूप से ये तय करें कि ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत देने से पहले उसे पीड़ित को सूचना देकर बताना होगा कि ये आया है जमानत लेने और हम इसको जमानत देने जा रहे हैं, ताकि वो वहाँ मौजूद रहे, अपना पक्ष रख सके। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है। नाबालिग बच्ची के मामले में ये पिटीशन दाखिल की गई थी आरोपी की जमानत निचली अदालत से हो जाने के बाद। केरल में हुई थी हथनी की मौत, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साहब पता नहीं गृह मंत्रालय कहते ना जी हम तो ना कराने के, जैसे तबलीगी जमात वालों की हमें जरूरत ना है, लेकिन वहाँ करा सकते हैं क्योंकि वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार है, बीजेपी की सरकार थोड़ी है। दिल्ली में तो अगर सीबीआई जांच हुई तो अमित शाह की जो पुलिस है, पूरा गृह मंत्रालय है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, केजरीवाल का वाकई पोल खुल जाएगी। तो पोल वहाँ खुलवा सकते हैं केरल में, यहाँ की तो ना खुलवा में, खैर देखेंगे जो भी होगा। तो गर्भवती हथनी की मौत हो गई थी, उसके पूरे मामले को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है या तो साहब अपनी निगरानी के अंदर सीबीआई जांच कराओ या अपनी निगरानी के अंदर एक एसआईटी बना दो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो पूरे मामले की जांच करे। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है साहब कि केरल में ऐसा हुआ है, अब से पहले अप्रैल में भी ऐसे ही एक हथनी को मार दिया गया है। तो बार बार केरल में हथनियों को मारा जा रहा है और गर्भवती हथनियों को मारा जा रहा है, तो ये मामला काफ़ी गंभीर है। एडवोकेट हैं जिनका नाम है अवध बिहारी कौशिक, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई है। इस पर जो है नोटिस जारी करके जो है पूछा गया है। अब देखते हैं कोर्ट इसमें क्या फैसला लेगा और सरकार इस पर क्या जवाब देगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। लॉकडाउन के दौरान हुई बच्चों की ज़्यादा किडनैपिंग, इस पूरे मामले पर एक एनजीओ पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन और उसने एक पिटीशन दाखिल करके कहा है कि जब लॉकडाउन में लोग घरों में कैद हैं, निकल नहीं पा रहे थे, उस दौरान भी बच्चों की किडनैपिंग, बच्चों की तस्करी का मामला कम नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ है, जो काफ़ी गंभीर है। आप लोग भी सोच के देखिए कैसे बच्चों को किडनैपर लेकर फरार हो गए होंगे, जबकि बाहर निकलते पुलिस वाले सब पे दहलट 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 बजा रहे थे। तो अब इस एनजीओ की पिटीशन पर जो है केंद्र सरकार से नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है, लेकिन सबसे दिलचस्प जो चीज़ है इसमें वो मांगा गया है जवाब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, यानी कि एनडीएमए से भी इसमें जवाब मांगा गया है। बता दें आपको, एनडीएमए कानून लागू करके ही केंद्र सरकार ने पूरे देश का सिस्टम अपने हाथ में ले लिया था और राज्य सरकारों के पास से अधिकार छीन लिए थे और कहा था कि जो वो लागू करेगी वही होगा, इसलिए इसमें एनडीएमए को भी पार्टी बनाया गया है। आखिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कर क्या रही थी अगर बच्चों की किडनैपिंग इस तरीके से बढ़ रही है? तुषार मेहता से कोर्ट ने कहा है कि हम अपनी निगरानी के अंदर एक कमेटी बना सकते हैं इस पूरे मामले की देखरेख के लिए। आप सरकार का पहले पक्ष लेकर आइए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सैफुद्दीन सोज की रिहाई होगी या नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब तलब कर लिया है। जवाब भी कब मांगा गया है वो थोड़ा सा देख लीजिए। कहा गया है जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जवाब दो। क्यों भैया, अभी एक आध दिन में मांग लेते तो क्या दिक्कत थी? या जो मामला अब आया है आपके सामने जिसमें कहा गया है जी 8-10 महीने से तुम्हारे आदमी को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, अब आप अपने आदत से उनको बाहर निकलवा दो, उनको उनके घर में कैद रख रखा। 80 साल के हैं, वो प्रोफेसर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं,
जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि उनको अंदर क्यों रखा जा रहा। अब कोर्ट कह रहा भैया जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जवाब दो, यानी कि जवाब देने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त। सोचिएगा इस बारे में कभी भी। खैर, कोर्ट के बारे में ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना खतरनाक है, अवमानना का मामला बन जाता है। तो इस मामले में नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। जवाब जब आएगा हमारे सामने मामला आएगा, हम भी आपके सामने लाएंगे। बता दें आपको 5 अगस्त को मोदी सरकार ने, या यूं कहें देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी कि अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद जो कदम उठाया वो सरदार पटेल के कदम से भी एक कदम आगे था। सरदार पटेल ने तो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, लेकिन अमित शाह ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया और जम्मू कश्मीर को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया। हालांकि बराबर नहीं बोल सकते, 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक को जम्मू कश्मीर बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि पावर्स अपने पास रख ली। भाई थानेदार क्या हवलदार भी रखोगे ना तो केंद्र सरकार से पूछे बगैर ना रखो, जैसे दिल्ली में रखा जा, अरविंद केजरीवाल के साथ रगड़ा है। और इसी तरीके से लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद बड़े बड़े जितने नेता थे उनको उठा के उनको उनके घरों में, कुछ को दूसरी जगह पे एक टेम्परेरी जो जेल बनाई गई थी उसमें रख दिया। उनकी नज़रबंदी तब से जारी है। अभी तक महबूबा मुफ्ती रिहा नहीं हो पाई हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला रिहा हो चुके हैं, और शाह फैसल जो पूर्व IAS हैं और फिलहाल एक राजनीतिक बन चुके हैं, वो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली है, वो इस पूरे मामले में बंद हैं सभी के सभी लोग। लेकिन सैफुद्दीन सोज का मामले में नोटिस जारी किया गया है, जुलाई में जवाब आएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 7वीं और आखिरी खबर मध्य प्रदेश से आपके सामने रख रहा हूं। एक पिटीशन यहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की गई। हालांकि उसकी अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है, ना ही वो स्वीकार की गई है, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन जो पिटीशन है वो काफ़ी दिलचस्प है, जिसमें कहा गया है कि करोड़ों की हेरफेर के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को शिवराज सिंह सरकार कोरोना सेंटर बना रही है। आपको पता है कोरोना के इलाज के लिए कुछ अस्पतालों को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जाता है, उसमें वहाँ पे उनका इलाज चलता है। कहा गया है कि भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल है, एक जो सरकारी संस्थान है, इसके अलावा एम्स है, इसके अलावा और कई संस्थान हैं जो सरकारी हैं, लेकिन उनको छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड-19 सेंटर बनाया गया है, जिसमें से चिरायू का मेडिकल हॉस्पिटल है जिसको कोरोना का बनाया गया है। इसी तरीके से शाहगंज का हॉस्पिटल है, उसको भी बनाया गया है। आरोप जो लगाया है पिटिशनर ने वो काफ़ी गंभीर है। भुवनेश्वर मिश्रा पिटिशनर का नाम है। उनका कहना है कि साहब चिरायू मेडिकल हॉस्पिटल का जो मालिक है ना जी, उसका नाम है अजय गोयनका, और शिवराज सिंह और अजय गोयनका का नाम व्यापम घोटाले में आया था। आपको पता है ना मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला है, लेकिन अपने यहाँ तो कितने घोटाले हो जाओ भाई साहब, सब गंगा में धुले हुए हैं, ड्रेसिंग होके फ्रेश होके निकलते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हों। तो कहा है कि उनके हॉस्पिटल को क्यों चुना गया है, जबकि उनके हॉस्पिटल पर कई सारे पहले से आरोप हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप हैं। इनका सीधा सीधा कहना है भुवनेश मिश्रा का कि वहाँ पे दिखाया जा रहा है भाई कोरोना की वजह से इन्होंने बहुत सारे स्टाफ भर्ती कर लिया। भाई अस्पताल में है तो डॉक्टर भी रखेंगे, स्टाफ भी रखेंगे, तो वो स्टाफ रखने की बस सरकार इनको करोड़ों दे रही है कि भैया तुमने अच्छा इतना स्टाफ रखा है, तुम देख रेख कर रहे हो मरीजों की, तो हम आपको 1 करोड़ों का भुगतान कर रहे हैं। तो उस करोड़ों के भुगतान में जो है बड़ी गेम की जा रही है, एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, ये इनका कहना है। हाईकोर्ट पहुँचे हैं, देखेंगे हाईकोर्ट इनके इस मामले को सुनता है कि नहीं सुनता है, क्या करेगा। जो भी होगा हमारे सामने से गुजरेगा तो हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ में सुधार कर लेता हूँ, ऊपर में शाहगंज बोल गया, बंसल अस्पताल है दूसरा जिसको चुना गया है कोविड-19 के लिए। अब भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार थोड़ी हैं जी कि कुछ भी बोल जाएंगे और बाद में बोलते हुए ये कहेंगे ना जी हम तो इब्जाई यही बोल लेंगे जो हम गलत बोल गए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।